हैं CTV7 का हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है में हम हर रोज उन सामयिक घटनाओं, खबरों या मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनके बारे में आपको लगातार खबरों से वाकिफ कराना हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बताएंगी कि हमारा ये प्रयास कैसा है। बहरहाल शकील साजिद के साथ देखिए आप, चर्चा है 300 किलोमीटर का सफर। जी हां, 6 आरटीओ पॉइंट और हर पड़ाव पर कथित एंट्री वसूली का इल्जाम। छत्तीसगढ़ के रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर वाहन चालकों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट ही पड़ा। मामला सिर्फ चेकिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कथित बदसलूकी और कॉलर पकड़कर धमकाने के आरोप ने विवाद को और भड़का दिया। चारामा से करीब 10 किलोमीटर दूर मरका टोला घाट में रविवार सुबह मालवाहक वाहन को रोकने के बाद विवाद हुआ और देखते ही देखते कई वाहन चालकों ने हाईवे पर अपने वाहन तिरछे खड़े कर दिए। इसके बाद करीब 3 घंटे तक हाईवे पर चक्का जाम रहा और दोनों तरफ करीब 3 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। बारिश के बीच यात्री, महिलाएं, बच्चे और एम्बुलेंस भी जाम में फंसे रहे। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद दोपहर करीब 12 बजे यातायात बहाल कराया गया। लेकिन इस पूरे मामले ने सबसे बड़ा प्रश्न आरटीओ व्यवस्था पर खड़ा कर दिया है। वाहन चालकों का यह बहुत पुराना आरोप है कि रायपुर से जगदलपुर के बीच करीब 300 किलोमीटर के रास्ते में अलग अलग 6 जगहों पर आरटीओ पॉइंट पड़ते हैं और यहां पर कथित तौर पर एंट्री के नाम पर हमेशा रकम वसूली जाती है। आरोप है कि छोटे मालवाहकों से हर महीने 500 रुपए और भारी वाहनों से 2500 रुपए तक की वसूली होती है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वाहन चालकों ने दुर्ग आरटीओ टीम के खिलाफ लिखित शिकायत भी सौंप दी है। अब अधिकारियों के सामने चुनौती है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए, क्योंकि अगर इल्जाम सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ एक चक्का जाम का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में चल रही कथित अवैध वसूली का ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। आज सावन सोमवार है। सावन का महीना पवन करे शोर, जी नहीं, सावन का महीना और हर हर महादेव की गूंज। और अब कांवड़ के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं भाजपा के नेता। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में भाजपा नेताओं के बीच कांवड़ यात्रा का क्रेज तेजी से बढ़ा, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। अगर गुरु खुशवंत दास 71 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं तो भावना बोहरा विधायक पंडरिया 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा के जरिए बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक करने पहुंच रहे हैं। इस बार रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत हर बार की तरह आपकी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। पंडरिया विधायक, जैसा मैंने बताया, भावना बोहरा, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब समेत कई भाजपा नेताओं की कांवड़ यात्राएं चर्चा में है। वही विधायक जो सरगुजा की बेहद डैशिंग विधायक रेणुका सिंह की कांवड़ यात्रा भी आज 24 अगस्त को प्रस्तावित है। भाजपा नेताओं की ये कांवड़ यात्राएं सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इनके साथ सामाजिक संदेश और बड़ा जनसंपर्क भी जुड़ता नजर आ रहा है। मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने चंद्रखुरी कौशल्या माता मंदिर से 71 किलोमीटर की 3 दिवसीय कांवड़ यात्रा शुरू कर दी है, जिसका संदेश है मनखे मनखे एक समान। वही विधायक भावना बोहरा ने अमरकंटक से बाबा भोरम देव धाम तक 151 किलोमीटर की पद यात्रा की, जिसमें करीब 600 कांवड़िए शामिल हुए। इसके अलावा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी, प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने भी अलग अलग जगहों से कांवड़ यात्रा निकाली। विधायक धर्मराम लाल कौशिक ने देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक किया। पहले भाजपा में कांवड़ यात्रा को लेकर
कुछ ही नेताओं के नाम सामने आते थे, लेकिन अब राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की कांवड़ यात्रा देखने को मिलती है। यानी कि सावन आते ही राजनीति के गलियारों में भी बम बोले की गूंज सुनाई देने लगती है और भाजपा नेताओं की कांवड़ यात्रा अब आस्था के साथ साथ चर्चा का भी बड़ा विषय बन गई है। 3 बार के धरसींवा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे देवजी भाई पटेल भी बहुत सालों तक महादेव घाट से लेकर सोमनाथ तक की कांवड़ यात्रा करते थे और वो उस वक्त बहुत चर्चा में रहती थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। कबड्डी के मैदान में अपने शानदार प्रदर्शन का लोहा मनवा चुकी छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी संजू देवी अब एशियन गेम्स में भारत की जर्सी पहन के उतरेंगी। संजू देवी का चयन एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में हुआ है। जापान के आइची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले 20वें एशियन गेम्स में भारतीय टीम हिस्सा लेगी, जबकि कबड्डी प्रतियोगिता 21 से 26 सितंबर तक होगी। संजू देवी के चयन से छत्तीसगढ़ के खेल जगत में खुशी की लहर है। संजू देवी का भारतीय टीम तक पहुंचने का सफर शानदार प्रदर्शन और मेहनत की कहानी है। 2025 में हुए महिला कबड्डी विश्व कप में उन्होंने भारतीय टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई और अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। इसके अलावा एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में उन्होंने भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संजू देवी की उपलब्धियों को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सम्मान दिया। अप्रैल 2026 में उप मुख्यमंत्री और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने उन्हें 50 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की थी। अब संजू देवी के सामने एक और बड़ा मंच है, एशियन गेम्स। देश की जर्सी में उतरकर वहां भारत को पदक दिलाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने की भी वो पूरी कोशिश करेंगी। संजू देवी का चयन उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा है जो छोटे शहरों और सीमित संसाधनों से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का ख्वाब देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए एक बेहद जरूरी खबर। फसल खराब हुई तो बीमा काम आएगा, लेकिन ऐसा लगता है किसान उसी फसल बीमा से किनारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सिर्फ 2 साल में 73 लाख किसान बाहर हो गए हैं, जो बेहद गंभीर मामला है। यानी करीब 30% किसानों ने योजना छोड़ दी है। सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा, जहां 36 लाख से ज्यादा किसान योजना से बाहर हो गए। आखिर किसानों को फसल बीमा में ऐसा क्या नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी? किसानों की योजना छोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्लेम को लेकर सामने आ रही है। किसानों का कहना है कि नुकसान के बाद क्लेम मिलने में लंबा वक्त लगता है और कई बार मुआवजा वास्तविक नुकसान के मुकाबले काफी कम रहता है और उस पे जो सरकारी प्रशासनिक दुश्वारियां हैं वो अलग है। विशेषज्ञों के मुताबिक नुकसान का आकलन कई जगह पूरे क्षेत्र के औसत के आधार पर होता है। यानी किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाए लेकिन इलाके का औसत नुकसान कम निकले तो उसे उसी हिसाब से क्लेम मिल सकता है। इसी के साथ बटाईदार किसानों का योजना से बाहर रहना और क्लेम सेटलमेंट में देरी बड़ी समस्या है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 में 3.14 करोड़ हेक्टेयर जमीन का बीमा हुआ, जो घटकर अब करीब 2.18 करोड़ हेक्टेयर रह गया है। ऐसे में सवाल सीधा है, किसान फसल बीमा से दूर हो रहे हैं तो क्या योजना में बदलाव की जरूरत है? और अगर प्रधानमंत्री की इस बेहद महत्वाकांक्षी योजना के बारे में प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों द्वारा इस तरह की यानी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं तो उस पे नजर रखना, उस पे गंभीरता से विचार करना बेहद जरूरी है। एक और गंभीर खबर, मंडप सजा था, दुल्हे शेरवानी पहनकर तैयार थे, हाथों में वरमाला थी, लेकिन दुल्हनों का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। मध्य प्रदेश में देवास से सामूहिक विवाह के नाम पर ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। करीब 40 से ज्यादा युवकों को शादी का झांसा देकर लाखों रुपए उनसे ठग लिए गए।
आरोप है कि बिचौलियों ने बेरोजगार और ग्रामीण युवकों को अनाथ लड़कियों से शादी कराने का भरोसा दिलाया है। इसके लिए सोशल मीडिया पर लोकप्रिय महिला इन्फ्लुएंसर्स की तस्वीरें दिखाई और हर युवक से 10 से 25 हजार तक रुपये लिए। 24 और 25 मई को सभी दूल्हे, माफ कीजिएगा, 24 और 25 तारीख को सभी दूल्हे शादी की तैयारियों के साथ देवास क्लब मैदान पहुंचे। गाजे बाजे के साथ बारात भी पहुंची। दूल्हे घंटों तक दुल्हनों का इंतजार करते रहे, लेकिन समय पर कोई दुल्हन नहीं पहुंची। पहले आयोजकों ने कहा कि लड़कियां इंदौर के अनाथ आश्रम से आ रही है और शाम तक पहुंच जाएंगी। इंतजार बढ़ता गया और बाद में रात 10 बजे तक भी दुल्हनें नहीं आई तो दुल्हों और उनके परिजनों को ठगी का एहसास हुआ। मामले में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जिन युवतियों की तस्वीरें दिखाकर शादी कराने का दावा किया गया था वे असल में लाखों फॉलोअर्स वाली सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर्स थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस फर्जीवाड़े के जरिए करीब 3,82,000 रुपए की ठगी की। ठगी का पता चलने के बाद मौके पर हंगामा हुआ और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी 45 वर्षीय दिनेश बैरागी समेत उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कई पीड़ित सामाजिक बदमाशी और शर्मिंदगी के डर से शिकायत करने सामने नहीं आए। यह मामला शादी के नाम पर होने वाली ऑनलाइन और ऑफलाइन ठगी के खतरे को उजागर करता है। ऐसे में किसी भी विवाह प्रस्ताव पर भरोसा करने से पहले परिवार, पहचान और संबंधित संस्था की पूरी जानकारी और जांच बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब स्कूल की घंटियों के साथ सिर्फ पढ़ाई की आवाज नहीं, अपने हक बुलंद करने की आवाज भी सुनाई दे रही है। देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर इमारतें, पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर अब बच्चे खुद सड़कों पर उतर गए हैं। कई छात्र स्कूल में ताला बंदी कर रहे हैं तो कहीं तहसील और कलेक्ट्रेट कार्यालय तक मार्च निकालकर अपनी मांगे रख रहे हैं। खास बात है कि ये बच्चे नई पीढ़ी यानी जेन अल्फा से हैं, जो 2012 के बाद पैदा हुई है। इन प्रदर्शनों को सिर्फ बच्चों का गुस्सा मानना ठीक नहीं होगा, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा के अधिकार और स्कूल के माहौल को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक है। सवाल सिर्फ स्कूल की 4 दीवारों का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है, प्रबंधन का है, जहां बच्चों को पढ़ने के लिए जरूरी सुविधाओं के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। अलग अलग राज्यों से सामने आए मामलों में कहीं शिक्षक कम है, कहीं स्कूल की छत जर्जर है, तो कहीं बच्चों को पीने के पानी और शौचालय जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की UDISI 2024-25 रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों की सुविधाओं में पिछले वर्षों में सुधार हुआ है, लेकिन बहुत सी चुनौतियां अब भी बनी हैं। यही जमीन और कागज के बीच का अंतर बच्चों की नाराजगी की वजह बन रहा है। नई पीढ़ी सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के दौर में बड़ी हो रही है, इसलिए उसे अपने अधिकारों और सुविधाओं की जानकारी पहले से ज्यादा है। ऐसे में स्कूल से उठती बच्चों की आवाज को नजरअंदाज करने के बजाय उनकी समस्याओं को सुलझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में अगर उन्हें अपने स्कूल के लिए सड़क पर आना पड़े तो सवाल सिर्फ बच्चों से नहीं बल्कि पूरी के पूरे सिस्टम से पूछा जाना चाहिए। बहुत सारी चर्चाएं, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।